उपलब्धियों को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है। और जब हम सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं तो मैं बड़े गर्व से एक बात कहता हूं कि आज हमारी ही सरकार है जिसने इस देश में जन-जन तक पहुंचने का काम किया है। वैसे तो देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ के आसपास आबादी हो गई। 140 करोड़ लोगों तक यदि सरकार पहुंच जाए दिल्ली की तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कभी इस प्रकार की कोई सरकार देखी ही नहीं कि जिसने किसी प्रकार का कोई भेदभाव ही ना किया हो, न कभी जाति में भेदभाव किया, न ही संप्रदाय में भेदभाव किया, न ही क्षेत्र में भेदभाव किया और न ही किसी प्रकार के कोई भाषा बोलने वालों के लिए भेदभाव किया और ना ही आपने देखा होगा कि लिंग में ही भेदभाव किया। ना तो आपने देखा होगा कि इस देश में, क्योंकि हमें सभी को मालूम है कि इस देश में एक लंबे समय तक हम बाहर के लोगों पे, विदेशी लोगों पे हम लंबे समय तक गुलाम रहे और ये विदेशी संस्कृति के आने वाले लोग जिनका हमारे देश की धरती पर जन्म ही नहीं हुआ, ना ही हमारी बोली भाषा बोलते थे और ना ही वो हमारे जैसा पहनावा उड़ाव उठता था, ना ही भोजन हमारा जैसा खाते थे और सभ्यता संस्कृति तो हमसे बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि हम तो गाय की पूजा करने वाले लोग थे और वो गाय को काट कर खाने वाले लोग थे। ऐसे लोग आकर हमारे देश के ऊपर लंबे समय तक शासन किया। उस लंबे समय के शासन के कारण से आपने देखा होगा कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति जो थी वो लगभग 2 दर्जे की हो गई थी। कि मैंने जिस प्रकार से भेदभाव महिलाओं के साथ में होता था, आपको उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा आज भी वो स्थिति है, निश्चित रूप से हमारे घरों में है। यदि घर में कोई जमीन खरीदी जाती है तो किसी पुरुष के नाम से खरीदी जाती है, बहुत कम देखने को मिलता है कि महिलाओं के नाम से खरीदी जाती हो। सरकार ने, आपने देखा होगा क्या सरकार ने महिलाओं के नाम पर उस पर छूट भी दी है कि शायद इस छूट के लालच में ही लोग महिलाओं के नाम पर जमीन कराएं। और दूसरा आपने देखा होगा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस देश में जब जनधन खाते खोले गए, तो जब जनधन खाते खोले गए तो वो जनधन खाते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से परिवार की महिला के नाम पर वो जनधन खाता खुला। वो परिवार की महिला के नाम पर जनधन खाता खोलने का उनका बहुत से उद्देश्य थे, लेकिन निश्चित रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने जिस प्रकार से जो आज गरीबों को जो पक्का मकान बनाकर देने का काम किया है, तो पक्का मकान जो गांव में बन रहा है या शहर में बन रहा है, किसके नाम पर है? तो घर की महिला के नाम पर है। और उसका कारण भी क्या है? यदि भगवान ना करे किसी का यदि घर में कोई नालायक आदमी हो तो वो कम से कम महिला का उत्पीड़न न कर सके, उसको घर से निकाल ना सके। या महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट था कि इस देश में अब 1000 पुरुषों के ऊपर 1015 बेटियां पैदा होने लगी हैं। या 9 साल में उत्तर देश के अंदर एक इतिहास बना हुआ है। और आपने देखा होगा इससे पहले हालत क्या थे? इससे पहले हालत थे, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि काल बोलते अपने देश में एक प्रदेश हरियाणा आता है। उस हरियाणा के प्रदेश में स्थिति यह थी कि 1000 लड़के पैदा होते थे, उसके अनुपात में लड़कियों की संख्या 27 होती। आखिर ऐसा क्यों था? उसका कारण यह था कि यहाँ हमारे देश में बच्चियों को पेट में ही मार देते थे, अल्ट्रासाउंड कराते थे। अल्ट्रासाउंड कराने में यदि वो बेटी है तो बेचारी जीवन में आ ही नहीं पाती थी और उसकी अंदर ही हत्या कर दी जाती थी। यह हमारे देश में होता था। यही कारण हो गया कि लड़कों के अनुपात में बेटियां कम हो गई। इसका सबसे बड़ा यही कारण हो गया था। इसका सबसे बड़ा कारण था हमारी कुरीति, हमारी कुरीतियां, हमारे यहाँ जो दहेज की व्यवस्था, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि घर में बेटी पैदा हुई तो पहले तो बेटी को पढ़ाओ और फिर उसके बाद पढ़ाने के साथ साथ इसकी शादी करने के लिए भी खर्चा करो, पूरे जीवन तक खर्चा ही करना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया। बेटी के पैदा होने से लेकर और बेटी के शादी तक की सारी व्यवस्था करने का काम किया। और अब लोगों के ऊपर से जब बोझ हट गया कि अब बेटी बोझ लगती नहीं है और बेटी अगर पैदा होती है तो उसको कोई मारता नहीं। सरकार की सख्ती, कानून में सख्ती करी। ऐसे अल्ट्रासाउंड जो पहले ही गर्भपात में पहले ही बच्चों को पहचान बताते थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की।
और धीरे धीरे इस प्रकार की एक समानता का अवसर बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आपने देखा ही होगा हर क्षेत्र में, चाहे महिलाओं को आरक्षण का विषय हो, और चाहे आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से महिलाओं को राजनीति में लाने का विषय हो, एक बड़े पैमाने पर महिलाओं को टिकटें देने का काम किया, संगठन में भी उनको आरक्षण दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनता है, भले ही आज हमारा जो मंडल की टीम है उसके मंडल की टीम में महिलाएं ना भी हो पाती हो, लेकिन नाम के लिए महिलाओं को जरूर रखा जाता है। आज हमारी जो जिला की टीम संगठन में बनती है, भले ही उसमें अगर वो सही एक्टिव लोग आ पाए या ना आ पाए, लेकिन कम से कम नाम के लिए महिला उनको रखना ही पड़ता है। और निश्चित रूप से अब धीरे धीरे सही कम से कम महिलाओं में भी जागरूकता आ रही है और महिलाएं भी राजनीति में आगे बढ़ रही है। इससे बड़ा सौभाग्य इस देश का क्या हो सकता है कि हमने देखा होगा कि हमारे घरों में जो अर्थव्यवस्था होती है, माने घर की जो चाबी होती है, तिजोरी की चाबी, वो घर की महिला के पास में होती है। तो आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के खजाने की चाबी हुई महिला ही हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देकर रखी है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र सरकार में भी महिलाओं को बड़ी भागीदारी केंद्र सरकार में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार में दिया हुआ है, यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी प्रकार के भेदभाव को कोई तवज्जो नहीं दी है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, जब मैं इस बात को कहता हूँ कि आपने इस देश के भीतर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो घटना हिंदुस्तान की कोई साधारण घटना नहीं है। आने वाले 100-150 साल बाद, 200 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, वो इतिहास में बहुत दिन की कहानी जरूर कही जाएगी कि जब इस देश में गरीब पिछड़े परिवार में पैदा होने वाला बालक जो कभी स्टेशन पर चाय बेचने का काम करता था, जिसकी माँ पास पड़ोस के घर में बर्तन धोने का काम करती थी, जिसने गरीबी को इतने नजदीक से देखा ही नहीं बल्कि गरीबी से संघर्ष करके आया, तो इस देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी। तो इस देश की सरकार जो गरीबों के चरणों में समर्पित कर दिया, इस देश के खजाने को खोलने का काम गरीबों के उद्धार को लेकर किया। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि सरकार वह है जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वह है जो गरीबों के लिए कुछ करे। यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। यह सरकार इस देश से गरीबी को समाप्त करने के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री जी एक बात सदैव कहते हैं, यह गरीब, इस गरीब की कोई जाति नहीं होती, यह गरीब का कोई संप्रदाय भी नहीं होता। यह गरीब तो गरीब होता है और यह गरीब हर जाति में होता है। गरीब अगला भी है, गरीब पिछड़ा भी है, गरीब अनुसूचित भी है, गरीब हिंदू भी है, गरीब मुसलमान भी है। और यह गरीब के दर्द को वही जानता है जो इस दर्द से गुजरता है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने इस दर्द को समझा है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा इस देश में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी कांग्रेस के समय के ऊपर, और वो इस देश में जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने एक नारा दिया था। उन्होंने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ का वह नारा इस देश में ऐसा चला कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो पहले चुनाव हार चुकी थी, वो चुनाव जीत कर आकर फिर से देश की प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन देश से गरीबी को समाप्त करने के लिए कोई काम ही नहीं किया। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में उन्होंने पहला काम क्या किया था? उन्होंने पहला काम किया था इस देश में गरीबों के जनधन खाता खुलवाना। अरे गरीबों के जनधन खाते का आखिर मतलब क्या था? लोगों ने किस प्रकार से मजाक बनाया कि 0 बैलेंस में खाता खुला है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई पैसा नहीं है लेकिन खाता खुला है। तो आपने किस प्रकार से इस देश का विपक्ष मजाक बनाता था। तमाम सारे मीडिया के कुबुद्दिल वाले लोग भी मजाक बनाते थे, बहुत सारे नेता मजाक बनाते थे, बहुत सारे लोग मजाक बनाते थे। लेकिन आप बताइए मित्रों, जब वो खाता खुले उसकी कितनी संख्या थी? इस देश में 44 करोड़ लोगों के खाते खुले, 44 करोड़। आप कल्पना कर सकते हो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी जो देश की बैंकों से ही नहीं जुड़ी हुई है, माने देश की बैंकों से नहीं जुड़ी है, मतलब आप समझ सकते हो माने देश की अर्थव्यवस्था से ही नहीं जुड़ी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ी हुई है। और जब देश की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ी होगी तो मित्रों सोचो, जो देश की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ा होगा कैसे उसका विकास होगा, कैसे उसका विकास हो सकता था, कैसे गरीबी दूर हो सकती थी। यही कारण है कि जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि हम ऊपर से तो 1 रुपया
तक पहुंचते पहुंचते वो 15 ही पैसा रह जाता है। या तो राजीव गांधी की या बेबसी थी, या फिर राजीव गांधी भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, उन्होंने बोला कि मैं जितना ऊपर से भेजूंगा उतना नीचे तक पहुंचेगा, और आज उतना नीचे तक पहुंच रहा है, तो उतना नीचे तक पहुंच रहा है जनता के कारण से संभव हुआ है। यही नहीं, उदाहरण के तौर पर आप सबके बीच में बताता हूँ, मैं 2009 का एक जब चुनाव लड़ रहा था, तो 2009 के उस चुनाव में मैं छिबरामऊ में एक गांव में गया हुआ था वोट मांगने। एक अनुसूचित जाति की महिला, बुजुर्ग महिला मेरे पास में आई और मुझसे बोली, बेटा मेरा घर देख ले चले। हमने अम्मा तुम्हारे घर में कहा है, बोले नहीं लला चलो एक बार देख ले चले। हम चल के उसके घर पे देखने गए, और जब हम उसके घर पर पहुंचे तो हमने देखा, हमने अम्मा तुम्हारा घर तो पूरा बड़ो है, तो बोली लला यही तो हम तुमसे कहो चाहती थी कि लला हमारी एक कॉलोनी आई है। वैसे तो कॉलोनी आउट आई बड़ी मुश्किल से 18,000 रुपया कॉलोनी में आई गए हैं, और हम जब तहसील मांगे नहीं तो वो तहसील में हमसे 6,000 रुपया मांग रहा है। अब जरा बताओ, अगर हमारे लिए 6,000 होते तो हम भट्टा जाएंगे, नीचा न ले होती, इनसे का भीख मांगनी होती। ये उसका दर्द था, उसका दर्द था। कोई भी सरकारी योजना आती थी, गरीब के लिए पेंशन आती थी, 3,000 पेंशन आती थी, 1,000 रुपया बाबू जब तक नकद नहीं ले लेता था तब तक चेक बनाकर नहीं देता था। यदि वृद्ध की कोई पेंशन आती थी, यदि उसको उसके पहले से 6,000 रुपए की पेंशन आई है, जब तक 2,000 3,000 रुपया उससे नकद नहीं ले लेता था तब तक उसको चेक बनाकर नहीं देता था। इसी प्रकार से कोई भी योजना आती थी, बगैर बाबू पैसा लिए चेक नहीं बनाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया, अब जितना ऊपर से भेजते हैं उतना ही नीचे तक आता है। या बाबू या बिचौलिया सब देखता रह जाता है, सब देखता रह जाता है। परिवर्तन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, वो एक किस प्रकार से आपने देखा होगा कि उनकी योजना है वो किस प्रकार से कनेक्ट करती है लोगों के साथ में। कौन इस बात को समझ सकता है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बलिया से उज्ज्वला योजना के जब शुभारंभ किया था, यह उज्ज्वला योजना क्या थी? यह उज्ज्वला योजना शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मैं 2x2 के कमरे में अपने माँ और पिता के साथ रहता था। मेरी माँ दिन भर लकड़ी बीना करती थी, और दिन भर लकड़ी बीन कर लाती थी, और उसके बाद शाम को चूल्हा जलाती थी, और जब शाम को चूल्हा जलता था तो पूरे घर में धुआं भर जाता था, और जब पूरे घर में धुआं भरता था मेरी माँ खांसती थी, उसकी आंखों से आंसू आते थे। तो मैं सोचता था कि हे ईश्वर, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपनी माँ के साथ साथ अपने देश की ऐसी तमाम सारी गरीब माँ बहनों के भी आंसू पोंछ सकूं। और आपने फिर देखा होगा इस शुभारंभ के साथ में देश में करोड़ों गरीब महिलाओं को, करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने का काम किया, गैस चूल्हा सिलेंडर देने का काम किया। इस प्रकार की सोच वाले हमारे प्रधानमंत्री, बताओ कभी सोच सकते हैं राहुल गांधी इस प्रकार का भी दर्द होता है? कभी सोच सकते हैं अखिलेश यादव इस प्रकार का भी दर्द होता है? वो कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। एक प्रधानमंत्री का बेटा है, एक मुख्यमंत्री का बेटा है, और कभी गरीब के दर्द को समझ ही नहीं सकते, जो ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़े हुए हैं। जिससे मित्रों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस प्रकार की स्थिति कर दी है। मैं तभी इस बात को कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ, गर्व के साथ, आप सब भाजपा के कार्यकर्ता हो, आप बड़े गर्व के साथ जा सकते हो लोगों के बीच में। आपने चूंकि काम किया है, आपकी सरकार ने काम किया है, तो बताइए। मैं तो हर जगह के ऊपर कहता हूँ कि आप बताइए, यदि मेरी बात से सहमत हो तो बोलिएगा। इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह जी तक, क्या एक भी प्रधानमंत्री को बता सकते हो जिसकी कोई योजना आपके गांव में आई हो? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहता हूं कि हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अरे गांव की बात छोड़ दो, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई योजना न पहुंच गई हो, कोई ना कोई योजना न पहुंच गई हो। किसी का पक्का मकान बन गया होगा, तो किसी के दरवाजे पर मकान आ गया होगा, किसी को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया होगा, तो किसी को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन मिल गया होगा, और किसी को आयुष्मान कार्ड बन गया होगा, 5 लाख रुपया इलाज सालाना की व्यवस्था हो गई होगी, और किसी को यदि कुछ नहीं मिला होगा तो 6,000 रुपया सम्मान निधि मिल गई होगी।
मित्रों, इस प्रकार की और आपने देखा होगा क्या जहाँ पड़ोसी मुल्कों में भोजन के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में 186 रुपये किलो आटा है, 40-50 रुपये की रोटी बिक रही है। आप सब वीडियो देखते होंगे। तो दूसरी ओर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड काल आने के बाद से इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का भी काम किया। अब यही नहीं, जब कोरोना आया था तो लोगों ने मजाक बनाया था, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो आपने देखा होगा शायद ही कोई ऐसा बैठा हो जिसका कोई सगा संबंधी यार मित्र उस कोरोना की दूसरी लहर में दुनिया से चला गया हो या पीड़ा उसमें सही ना हो, शायद ही कोई यहाँ के ऊपर बैठा होगा। तब लोग भागे वैक्सीन का मजाक बनाते थे जो लोग, फिर वो वैक्सीन मांगने लगे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के वैज्ञानिकों को प्रेरित करके इस देश में ही वैक्सीन बनवाई, और वैक्सीन बनवाई नहीं, सारे देशवासियों को मुफ्त में भी लगवाई। लेकिन सरकार के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश का चौमुखी विकास हुआ है। चारों तरफ रोडों का नेटवर्क बिछा हुआ है। आप अपनी विधानसभा में देखो कितनी सारी नई रोडें बन रही है, बड़े एक्सप्रेस के हाईवे बन रहे हैं। आज इस देश में रेलवे नेटवर्क जो आजादी के बाद से जो कांग्रेस के शासन तक मोदी जी के आने से पहले तक इसकी बहुत वृद्धि नहीं हुई थी, आज उसको सैकड़ों किलोमीटरों तक विस्तार करने का काम किया है। जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य में छूट गए थे वहां तक रेलवे लाइन को पहुंचा दिया है। जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र थे जहाँ के ऊपर वहां के ऊपर स्थितियां इस कारण से आवागमन की स्थितियां कमजोर थी, वहां तक भी रेलवे नेटवर्क बढ़ा दिया है। आपने देखा होगा देश में कितने सारे हवाई अड्डे बन गए हैं। इस देश के भीतर चिकित्सा स्थिति खराब थी, कारण यह था कि इस देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या ही बहुत कम थी। अब इस देश में जो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़कर जो डॉक्टर बनते थे, अधिकतम लोग तो निकलकर विदेशों में चले जाते थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 200 मेडिकल कॉलेज भी अपने इस काल में बनाने का काम किया। आने वाले दिनों में हमारे देश में डॉक्टरों की समस्या समाप्त हो जाएगी। हर गांव तक डॉक्टर बैठाने की योजना उनकी पूरी होगी। मित्रों, हर क्षेत्र में काम करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कितने सारे लंबित मुद्दे थे, और वह लंबित मुद्दे क्या थे? वह लंबित मुद्दे जो इस प्रकार से धारा 370 जो कश्मीर के अंदर थी, उस कश्मीर के अंदर अलगाववाद की स्थितियां उत्पन्न होती थी, आतंकवादियों को पनाह मिलती थी, वो धारा 370 को हटा दिया है। आपने देखा होगा कि हम सदियों से जिस राम मंदिर की मांग कर रहे थे, वह राम जो हमारे मर्यादा के प्रतीक है, जो राम जो हमारे आराध्य है, ईश्वर है, वह भगवान श्री राम जहाँ के ऊपर उनका जन्म हुआ था, आज से 528 वर्ष पूर्व के बने हुए भव्य मंदिर को बाबर की तरह ध्वंस बनाने का काम हुआ था। लेकिन आपने देखा होगा सदियों तक संघर्ष चला, पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष चला, बाप के बाप बेटा लड़ा, एक ऐसा सदियों का संघर्ष जिसमें एक महादिन भी आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस भव्य गगनचुंबी बन रहे भगवान राम के श्री मंदिर को उन्होंने शिलान्यास करने का भी काम किया। और ये नहीं, आपने देखा होगा हमारे देश के भीतर जिस प्रकार से खासकर हमारी मुस्लिम बहनें उनके जिस प्रकार से उनके साथ में भेदभाव होता था, 3 तलाक के कारण से उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता था। कोई बैठकर दुबई से अपनी पत्नी से मन भर गया तो उसको मैसेज भेज देता था, तलाक तलाक तलाक, उसको 3 तलाक देकर उसका जीवन बर्बाद कर देता था। और यही नहीं, आपने देखा होगा कोई बहन ने बैठकर व्हाट्सएप से अपनी पत्नी को 3 बार तलाक लिखकर भेज देता था, गांव में बैठी हमारी किसी मुस्लिम बहन के जीवन को बर्बाद कर देता था। लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी अध्यादेश लेकर आए, इस देश ने कानून बना दिया, अब जो 3 बार तलाक बोलेगा 3 ही साल के लिए चला जाएगा। तलाक बोलना बंद कर दिया है। और सीए का कानून, मित्रों, जब मैं सीए के कानून की चर्चा करता हूँ सही मायने में मेरे आंखों के सामने पिक्चर घूमने लगती है। कितनी ही स्टोरियां पढ़ी होंगी आपने पाकिस्तान के भीतर। अब जब मैं इसका जिक्र करूंगा तो चर्चा तो जरूरी करूंगा कि पाकिस्तान के भीतर किसी ने सोचा था आज से 75 साल पहले इस पाकिस्तान में जो हमारे लोग वहाँ के ऊपर रुक गए थे, या तो अपनी मर्जी से रुक गए होंगे
या तो उनको जबरदस्ती रोक लिया गया होगा। वह 27% आबादी वहां के ऊपर हिंदुओं की थी। हिंदुस्तान के भीतर 60% आबादी अल्पसंख्यकों की थी। आज आजादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान की अल्पसंख्यक वो 7% से बढ़कर 20% से भी अधिक हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के हिंदू जो वहां के ऊपर 27% रह गए थे, वो घटकर केवल 1.5% रह गए हैं। कहां चले गए? क्या जमीन निकल गई या आसमान खा गया? वो कहां हिंदू चले गए? मित्रों, मैंने अभी स्टोरी पढ़ी थी, आप भी जरूर पढ़ना। यदि पढ़े लिखे हो तो आसपास पे मैंने एक स्टोरी थी, आप डालोगे तो आपको भी मिल जाएगी। पाकिस्तान की विस्थापित होकर परिवार यहाँ आया है तो अपने कष्ट को बता रहा था। उसका कष्ट था कि जब बेटी उसकी जो बड़ी होनहार थी कक्षा 8 में पहुंची, और जब कक्षा 8 में पहुंची तो उसके बाद में उसका स्कूल जाना बंद करा दिया गया, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। तो धीरे धीरे घर का काम करते करते 16 साल की हो गई, और जब 16 साल की हो गई तो एक दिन उसके माँ बाप कहीं गए हुए होंगे, घर पर गुंडे आए, बेटी को उठाकर चले गए। कौन ले गया, कहाँ ले गया, कुछ मालूम नहीं। थाने में मुकदमा पंजीकृत होगा नहीं, कोई नेता वहां सुनने वाला है नहीं, बेचारे कहाँ जाए, ढूंढते काफी दिन बाद उसको जब पता चलता है, उसको बेटी का पता लगता है, तो अपने बेटी से मिलने जाता है। तो वहां जाता है, उसके पैरों से जमीन खसक जाती है। उसकी बेटी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के निकाह करा दिया गया, और 16 साल की बेटी को 70 साल के बूढ़े से ब्याह दिया गया। सोचो क्या बीती होगी उसकी माँ के ऊपर, सोचो क्या बीती होगी उसके बाप के ऊपर। रोते रोते जब आंखों से आंसू ही सूख गए, अपनी जमीन छोड़कर, अपना मकान छोड़कर विस्थापित होकर हिंदुस्तान के राजस्थान में चला आया। हिंदुस्तान के राजस्थान में चला आया। यही कारण है कि 14-15 साल की, 16 साल की बच्चियों को जबरदस्ती उठाकर दूसरे धर्म में उनका निकाह करा दिया गया। अब आप बताओ, हमारी बेटी होती, यदि उसकी शादी हिंदू समाज में होती तो हिंदू के बच्चे पैदा होते, लेकिन उसकी शादी दूसरे समाज में करा दिया गया। अपने तो हुए नहीं, दूसरे के बच्चे हुए, हमारी आबादी खत्म हो गई। दूसरे षड्यंत्र के साथ में सब हुआ। पाकिस्तान के भीतर यह सब हो रहा था बल से, क्योंकि उनकी ताकत थी, उनकी सत्ता वहां के ऊपर है, तो सब बल से कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इनकी ताकत नहीं है, तो यहाँ छल से कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, और कभी अभी आ गया है कि गेम जिहाद। जिस प्रकार से यहाँ की धार्मिक जनसंख्या का परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका कारण ही केवल यही है कि इस देश से जब तक हिंदू समाज को विघटित करके हिंदू समाज को कमजोर नहीं कर दिया जाएगा, तब तक इस देश का और विभाजन नहीं किया जा सकता। और इसी सोच के साथ में इस देश में नरेंद्र मोदी इस देश की ताकत है। नरेंद्र मोदी को यदि ताकत, सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो यह संगठित हिंदू समाज है। इस हिंदू समाज को तोड़ दो, इसको जातियों में छिन्न भिन्न कर दो, या तेरी जाति या मेरी जाति, या छोटी जाति या बड़ी जाति, या ऊंची जाति या नीची जाति, या गरीब जाति या पिछड़ी जाति, इनको आपस में लड़ा दो। नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक दो, अपने मंसूबों को पूरा कर दो, इस देश का विभाजन करा दो। यही मित्रों, यही सोच के साथ लोग नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने कोई लूट की है क्या? नरेंद्र मोदी ने कोई भ्रष्टाचार किया है क्या? नरेंद्र मोदी ने किसी को अपमानित किया? नरेंद्र मोदी ने किसी के साथ भेदभाव किया? नरेंद्र मोदी ने यदि भेदभाव नहीं किया तो क्यों नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हो? कारण सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी ने लूट रोक दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि न तो खाऊंगा और न मैं खाने दूंगा, और उसी का परिणाम है नरेंद्र मोदी आज सबके विरोधी हो गए। या लोग जो सत्ता पाकर के वो लूट गया करते थे, मैं उदाहरण के रूप में आप सबको बताता हूँ, 2012 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक दिल्ली में चली हो कांग्रेस की सरकार, जिसने 12.5 लाख करोड़ की लूट की थी। उसमें उत्तर प्रदेश से सपा का भी समर्थन था, बसपा का भी समर्थन था। 12.5 लाख करोड़ रुपया 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, गोल्ड ब्लॉक आवंटन घोटाला, वो तमाम सारे घोटाले वो मित्रों करके वो पैसा कहाँ गया था? वो पैसा नेताओं की जेबों में गया था। किसी के महल बने थे, किसी के फार्म हाउस बने थे,
किसी ने विदेशों में प्रॉपर्टी ले लिया, किसी ने विदेशी बैंकों में पैसा को जमा कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस लूट को रोक दिया। और यही कारण है कि आज मोदी का मकान नहीं बना, आज योगी का मकान नहीं बना, और गांव में गरीब का मकान बनने लगा, गांव में गरीब का मकान बनने लगा, गरीबों तक योजना पहुंचने लगी। उसका कारण केवल केंद्र सरकार की लूट को रोक दिया। यही कारण है कि सब पीछे पड़े हुए हैं। किसी के घर में सीबीआई जा रही है, किसी को ईडी बुला रही है, कोई जेल चला गया है तो कोई जाने वाला है। और इस प्रकार की जब स्थिति हो गई है तो आप देखो सब मोदी को गाली दे रहे हैं। जो पहले एक दूसरे को गाली देते थे वो मोदी को गाली देने लगे। मोदी को गाली देते हैं, कभी मोदी के बाप को गाली देते हैं, कभी मोदी की माँ को गाली देते हैं, और तो कभी मोदी की जात को गाली देते हैं। और क्या नारा लगाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे बेईमानो, तुम मोदी की कब्र खोदोगे या देश की जनता तुम्हारी कब्र खोदने जा रही है, या देश की जनता तुम्हारी कब्र खोदने जा रही है। मित्रों, मैं आखिरी बात कहता हुआ, क्योंकि ये तो राजनीतिक बात मैंने कर दिया, कि मेरे से भी जुड़ा हुआ है। जरूर आप लोगों के पास में और चर्चा आती होगी, आप मीडिया में सुनते होंगे, देखते होंगे, या कोई चर्चा करता होगा। मेरे ऊपर एक मुकदमा लिखा गया। अब मैं आप सबसे एक बात तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, कभी आपके सांसद के ऊपर मुकदमा तो छोड़ो, कोई आरोप नहीं लगाएगा कि 1 इंच भूमि भी किसी की कब्जा कर ली। कभी आपके सांसद के ऊपर मुकदमा तो छोड़ो, कोई आरोप नहीं लगाएगा कि आपके सांसद ने किसी को अपमानित किया, किसी को प्रताड़ित किया। मुकदमा तो छोड़ो, कभी आपके सांसद के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएगा कि सांसद ने किसी से लेन देन कर लिया, किसी के साथ में कोई भ्रष्टाचार किया, किसी के साथ बेईमानी किया। यदि कोई आरोप लगाएगा तो निश्चित रूप से आज तक मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों का कारण है कि मैंने न्याय की लड़ाई दी, मैंने जनता की लड़ाई लड़ी है। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं अपने कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद के कारण से हूं। मैं जो कुछ भी हूं अपने हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं के कारण से हूं। इसलिए मेरी जनता और मेरी कार्यकर्ता के ऊपर भी कोई भी संकट आएगा, एक बार नहीं 100 बार मुकदमे लिखे जाएंगे, क्योंकि मैं घर आने वाला नहीं हूं, मैं घर आने वाला नहीं हूं मित्रों, मैं घर आने वाला नहीं हूं। मेरे पिछड़े समाज का, एक नाई समाज का मेरा युवा मोर्चा का जिले का पदाधिकारी बहुत शिष्ट है, सदाचारी है। कोई भी उसके बारे में जाके कन्नौज में पता कर सकता है। उसका किसी भी मुकदमे में आरोपित भी नहीं था। उसके बाद भी जबरदस्ती उसको घर से उठाकर उसको अपमानित किया गया, और यह जानते हुए भी कि वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, और तो और उसको फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई, उसके साथ मारपीट की गई। और जब मैंने कहा तो मेरी भी नहीं सुनी। उसके बाद क्या करता, तो कोई रास्ता ही नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। सम्मान से समझौता संभव ही नहीं है, और फिर चाहे कुछ भी हो। और बाकी रही बात आरोपों की, तो मैंने तो स्पष्ट कह दिया, कैमरा के ऊपर के वहां तो सीसीटीवी लगे हुए हैं। यदि आरोपी में यदि मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता है तो आप मुझे जेल भेज दीजिए। मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं कभी जेल जाने से नहीं डरता। मित्रों, बस यही आपको विश्वास दिलाते हुए कि कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे कारण आपके सम्मान पर चोट आए। मित्रों, भरोसा आपको दिलाता हूँ, और आप हमसे यही प्रार्थना करता हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उनके लिए तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ। मित्रों, हम सभी लोग कहते हैं, आप भी जानते होंगे कि मोदी है तो इसमें एक बात और जोड़ दो, मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो ही सब कुछ है। मोदी है तो योगी है, और योगी है तो हमारा सबका सम्मान है। योगी है तो हमारी संस्कृति सुरक्षित है। योगी है तो हमारे मंदिरों पर भगवा पताका फहरा रही है। योगी है तो गुंडा नहीं है, योगी है तो माफिया नहीं है। मित्रों,
माफिया नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है और इस चुनाव में भी हमने चूक करे तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। मित्रों, इसलिए आप सब लोग जुट जाइए और नरेंद्र भाई को पिछली बार से भी अधिक मतों से जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाइए। यही अपील करते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।